This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः भाद्रपद त्रयोदशी दिनांक 15 सितंबर 2020 चरक सूत्र सन अध्याय 26 तिक्तरस शंखं चक्रं जलं कान्दतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माध्वाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नुः सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तिक्तरसः स्वयं अरोचष्णुः अपि अरोचकः। तर्हि तिक्तरसः स्वयं न रुचिप्रियः अरोचष्णुः किन्तु तर्हि अपि अरोचकज्ञः विषग्नः। तर्हि एतद्विषये चिन्तमेव यत् तिक्तरसः विषं घ्नन्ति इति त्रिविघ्नः। एतत्तु समीचीनं यतः कृमया मधुररसे आकृष्टा भवन्ति तिक्तरसः तेषां कृते उद्वेजकः इति। मूर्छादाह कण्डु कुष्ठ तृष्णा प्रशमन। तर्हि एतेषां सर्वेषामपि तिक्तरसः प्रशमनः मूर्छादाह कण्डु कुष्ठ तृष्णा। तर्हि षडङ्गोदकं वा भवतु अथवा कुष्ठेषु बहवः योगाः मातिक्तकृतम् आरभ्य तिक्तरसात्मकाः बाहुल्येन दृश्यन्ते। एवञ्च मूर्छा दाहमपि तिक्तोरसः प्रशमयति एतदपि चिन्त्यमेव। तो इन सभी विकारों का प्रशमन करने वाला वह मांसयोः स्थिरीकरण ये काफी अलग है। बच्चा और मांस इनका स्थिरीकरण करने वाला इस प्रकार। तो शैथिल्य जब आ जाता है तो इस प्रकार की कुछ आवश्यकता पड़ेगी। तो तिक्तरस इसमें स्थिरीकरण करने वाला है। ये एक अहम चीज है और उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। ज्वरघ्नो ज्वरस आत्म्यत्वात् ने जैसे पेया के बारे में बताया है वैसे तिक्तको रसा ये भी ज्वरघ्न ही है इस प्रकार का बताया गया है। तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। एक थोड़ी अजीब बात है कि हमारे एक बुजुर्ग वैद्य है, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करते हैं और सोच समझकर इंटीग्रेटेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि तो मेरी बहस होती थी हमारे छात्रों के साथ, ना कि जो विद्यार्थी मेरे साथ में थे उनके साथ, कि ज्वर में आयुर्वेद चिकित्सा फलदायी नहीं होती इस प्रकार से। मैंने कहा ऐसा कहा है, ज्वर में भी फलदायी होती है। तो बोले नहीं नहीं, अगर
ये इससे कुछ काम नहीं चलता है तो फिर एस्पिरिन या क्रोसिन इस प्रकार की दवाई देनी ही पड़ती है। मैंने कहा मैंने जो वैद्य देखे हैं उनमें से किसी ने इसका प्रयोग नहीं किया है। और शायद दिन ज्यादा लगते होंगे वो अलग चीज है, लेकिन चिकित्सा ही नहीं होती ऐसी तो बात नहीं है। तो फिर बाद में पता चला कि ये प्रवाद उनसे शुरू हुआ है, जो बुजुर्ग हमारे लिए पढ़ाने की आदत है, उसके हिसाब से। तो अगर बुखार कम नहीं होता तो वो अपनी एक पुड़ी दे देते जिसमें ये था, क्रोसिन था, और फिर उससे बुखार उतर जाता था। लेकिन लिख के नहीं देते थे या बता के नहीं देते थे कि मैं ये दे रहा हूँ इस प्रकार से। तो उनके पास जो छात्र जाते थे वो समझते थे कि हाँ आयुर्वेद में कुछ नहीं होता है, ये देना ही पड़ता है इस प्रकार से। तो इसमें एक अहम चीज है, बाद में उन्होंने क्लासरूम में इस प्रकार से बताया कि हाँ मैं तिक्तरस ये ज्वर में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करता हूँ। और क्योंकि एंटीबायोटिक्स अभी तिक्त रसात्मक है और तिक्त रस से ज्वर के लिए कारीगर, तो मैं समझता हूँ ऐसा बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर उस प्रकार से करते हैं तो तिक्त रसात्मक बहुत सारे द्रव्य हमारे भी है, तो उनको छोड़कर एंटीबायोटिक्स क्यों देना है। तो ये दिशा भूल करना इस प्रकार का है। और अगर शुरू शुरू में इस प्रकार के संस्कार छात्रों के मन पे हो जाए तो उनका विश्वास उड़ जाता है आयुर्वेद की तरफ से। हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई वैद्य ट्रीट कर रहा हो, बुखार कंट्रोल में नहीं आया हो और उसको एलोपैथी में सौंपना पड़े, ये समझ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आयुर्वेद में ज्वर की चिकित्सा नहीं होती, या फिर तिक्तरस के हैसियत से मैं इस प्रकार से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करता हूँ। ये तो सरासर गलत है। वो सीधा बोलो कि हाँ ठीक है इन्फेक्शन है इसलिए एलोपैथी के हिसाब से एंटीबायोटिक देना है, इसलिए मैंने एंटीबायोटिक दे दिया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक दादा भट्ट करके वैद्य थे, पुरुषोत्तम भट्ट। वो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर थे, सोच समझ कर करते थे। और वो बताते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पे मैं एलोपैथी का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छी चीज यहाँ पे है इस मरीज में। तो ये उनकी अलग सोच थी। और वो अध्यात्म में उनका अधिकार काफी बड़ा था, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आयुर्वेद की पूरी दे रहा हूँ और उसमें एस्पिरिन या इस प्रकार का क्रोसिन मिला रहा हूँ, ये संभव नहीं है, ये बराबर नहीं। आप सोच समझ कर एलोपैथी दे रहे हैं, ऐसा बोलकर एलोपैथी दे देंगे कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन एलोपैथी की दवा देना और उसका समर्थन आयुर्वेद के जरिए करना ये बराबर इस प्रकार का नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सावध रहना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हमसे कोई केस ट्रीट न हो और हमें एलोपैथी में भेजनी पड़े, तो ठीक है। ये हमारी कमी है ऐसा समझकर करो। अंतिमतः रुग्ण का हित महत्वपूर्ण है। और जब कभी इस प्रकार से आयुर्वेद से एलोपैथी की तरफ केस जाती है तो बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, देखो ये इतना भी नहीं समझते हैं कि आयुर्वेद कब तक करना है वगैरह वगैरह। ये वैद्यों पर बड़ी जिम्मेदारी आती है जो आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं। तो आयुर्वेद की दृष्टि से क्या करना है तो उन्हीं को सोचना है, उन्हीं का काम है। लेकिन एलोपैथी में इसका क्या हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, उसका फायदा नुकसान कितना हो सकता है, उसके बारे में भी उसको जानकारी होनी जरूरी है। वो शायद न करे, उसके बारे में प्रयोग न करे, लेकिन उसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि लोग ऐसा मानकर चलते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें एलोपैथी को एलोपैथी भी मालूम है इस प्रकार से। और अगर ऐसी स्थिति हो कि ये केस एलोपैथी में चली जाए और वहाँ ठीक हो जाए, चाहे इन्फेक्शन का मामला हो और हमारे हिसाब से ठीक नहीं हो रहा है इस प्रकार से,
और हमने भेज दिया और वहां पे ठीक हो गई, चाहे यूरिनरी इन्फेक्शन हो या RTI हो या TB हो या और कुछ हो, टाइफाइड हो, इस प्रकार से। अभी तक ऐसा सिलसिला है कि एंटीबायोटिक्स फिर भी काम कर रही है। अगले 2-3 बरस में एंटीबायोटिक भी काम करना बंद कर देगी और तब एलोपैथी के लिए भी कोई चारा नहीं रहेगा, हमारे लिए कोई चारा नहीं रहेगा और लोग मरेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। तो ये नौबत न आए इसलिए पूरे समाज को ही सजग करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आयुर्वेद बदनाम हो जाता है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सजग इस प्रकार का रहना है। दूसरी चीज, बहुत सारे बुजुर्गों के बारे में ऐसी होती है कि अगर उनको एलोपैथी लेनी पड़ती है, वैद्य बुजुर्ग वैद्यों के लिए, तो भी लोग दोनों तरीके से कोसते हैं, वैद्य भी कोसते हैं कि क्या है, अंतिमतः हमें आयुर्वेद में ही जाना पड़ा तो क्या मतलब है आयुर्वेद करने का, वगैरह वगैरह। अगर नहीं करते हैं और उसी में मर जाते हैं, आयुर्वेद करते करते मर जाते हैं, तो भी कोसते हैं। इनको इतना भी पता नहीं है कि एलोपैथी में ठीक हो सकता है, तो एलोपैथी में जाकर ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी उसकी, ऐसे ही क्यों मरने दिया उस वैद्य को इस प्रकार से। तो लोगों को दूषण देना, हमें खुद कुछ करना नहीं है। जो जिन्होंने ये व्रत लिया है कि मैं एलोपैथी नहीं करूंगा, अगर ऐसी स्थिति होती है तो मैं रेफर करूंगा एलोपैथी के डॉक्टर के पास मरीज को, खुद को सरेंडर करूंगा शायद, अगर दूसरा कोई चारा नहीं है। भापू नानल से लेकर बहुत सारे वैद्यों का, विलास नानल की भी वही हालत हुई। अभी ये जो रत्नागिरी में रघुवीर भिड़े का देहांत हो गया कोविड से, तो उसके पहले उनको कुछ फ्रैक्चर हुआ था, उनको एलोपैथी लेनी पड़ी। और फिर ये बड़ा सदमा था उनके लिए कि इतने बरस में मैंने कभी एलोपैथी ली नहीं है और मुझे इस प्रकार से एलोपैथी लेनी पड़ी। वो डिप्रेशन में चले गए और वो डिप्रेशन के कारण कोविड से उनकी डेथ हो गई, मौत हो गई। तो ये बात समझ में लेनी है। दादा जरूर करके भी वही हालत हुई, उनको भी हृदरोग डायग्नोसिस हुआ, एलोपैथी की दवा शुरू की गई थी, फिर बाद में उन्होंने विलासानंद से भी ट्रीटमेंट ली, मुझसे भी ट्रीटमेंट ली। 4-5 बरस अच्छे थे और फिर हार्ट अटैक आकर उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी किसी की ट्रीटमेंट चालू थी नहीं थी उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये हादसा एलोपैथी की ट्रीटमेंट चालू होने पर भी होता है, ऐसा नहीं है एलोपैथी की ट्रीटमेंट चालू है तो कुछ होगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। एलोपैथी की ट्रीटमेंट चालू है तो भी इस प्रकार के डेथ होते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई एलोपैथी को बदनाम नहीं करता। अरे क्या, ये एलोपैथी चल रही थी, ये हुआ इस प्रकार से। आयुर्वेद की ट्रीटमेंट चालू है तो लोग उसको बदनाम करने के लिए बैठे हैं, आयुर्वेद के लोग, बाकी समाज की बात छोड़ो। लेकिन खुद आयुर्वेद के लोग भी उसको बदनाम करने के लिए तुले हुए इस प्रकार के। हमारे यहाँ एक छात्र था, फर्स्ट ईयर में था, उसमें बहुत ज्यादा श्रम किया, साहस किया इस प्रकार से, बुखार हो गया। टाइफाइड था एलोपैथी के हिसाब से, और एलोपैथी की दवा चल रही थी और दूसरे एक वैद्य की दवा चल रही थी। जब ऐसा प्रतीत हुआ कि ये बचने वाला नहीं है, तो उसने मुझ पर केस सौंपी। मैंने यहाँ नानंद रुग्णालय में केस एडमिट की और मैं भी कोशिश कर रहा था। एलोपैथी की ट्रीटमेंट अच्युत जोशी की चल रही थी उस समय, कोलटकर सर, मामा जोशी ये भी थे, उनसे भी मैंने सलाह ले ली। दोनों ने कह दिया कि नहीं, ये रिष्ट लक्षण है, बचने के चांसेस नहीं है इस प्रकार से। और तो 19 बरस का था लड़का, और छात्र था हमारा इस प्रकार से। तो बहुत सारी कोशिश के बावजूद उसकी मौत हो गई। मुझे आश्चर्य इस प्रकार का लगा कि वैद्यों में तो फिर बाद में चर्चाएं हुई और मेरे ऊपर ये ब्लेम आया कि आपने केवल आयुर्वेद चिकित्सा करते हुए उसको मार डाला। जब मैंने ये सुना
तो एक तो इसमें उनका अज्ञान था, क्योंकि एलोपैथी की ट्रीटमेंट चालू थी, मेरी भी साथ में चल रही थी, और दोनों ने पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं है कि मैंने भी कोशिश नहीं की, उन्होंने भी कोशिश नहीं की, ऐसा भी नहीं है। उसमें एक ही था कि उन्होंने क्लोरामफेनिकॉल दिया था, और उस समय सिप्रोफ्लॉक्सासिन का जमाना था। लेकिन मैंने क्या, ये अच्युत जोशी का प्रांत है, ये मेरा प्रांत नहीं है। उनको क्या देना है, क्लोरामफेनिकॉल देना है या सिप्रोफ्लॉक्सासिन देना है, ये उनको डिसाइड करना है। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने उनके हिसाब से जो भी करना था वो किया था। लेकिन इस बात को बगैर समझे सिर्फ आयुर्वेद कर रहे थे, और इसलिए इसकी मौत हो गई टाइफाइड से। इस प्रकार का अपप्रचार हुआ। इनमें जो जानने वाले हैं वो मानते हैं, वो जानते हैं कि हमने कितने प्रयास किए थे। घनश्याम मर्दा उस समय में था, वो 24 घंटे उसके साथ में था, वो भी अपने तरीके से कोशिश कर रहा था इस प्रकार से। लेकिन ये बड़ी समस्या है। और हमारे ही वैद्य हमारे बारे में अगर अपप्रचार करेंगे इस प्रकार से, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो इसके बारे में बहुत सजग रहना जरूरी है। और इस प्रकार से हाथ से फिर से नहीं हो, ये इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। तो ये जो जिम्मेदारी आ जाती है कि हमें एलोपैथी के बारे में भी ज्ञान होना जरूरी है, ये काफी मुश्किल है। आयुर्वेद एलोपैथी के डॉक्टर से हम ये अपेक्षा नहीं रखते कि उसको आयुर्वेद के बारे में भी पता होना जरूरी है। मैं कहता हूँ कि अगर एलोपैथी में केस मर जाती है या बिगड़ जाती है, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि उनके तरीके से हो नहीं रहा तो दूसरा कुछ देखना चाहिए, रुग्ण का हित किसमें है वो उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर ये कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है, हम उनसे कुछ भी अपेक्षा इस प्रकार की नहीं रखते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस बिगड़ते हुए देखते हैं, उसके बारे में हम एलोपैथी को पूछते नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं वो साइंस है, उन्होंने अपने तरीके से पूरे प्रयास किए, फिर भी उसके बाद में इस प्रकार का हादसा हुआ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये और वैद्यों में ही हो रहा है, ये सबसे अहम चीज है। बाकी आम जनता में ये हो, ये उसके बारे में कोई संदेह उनको तो पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है उनकी भी ये सोच है, ये दिक्कत वाली बात। तो अगर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ती है तो कहाँ पे कैसे कॉम्प्रोमाइज करें, इसके बारे में विचार होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये जो बातें हैं कि इसका एलोपैथी में क्या हो सकता है, ज्यादातर मरीज हमारे पास ऐसे ही आते हैं कि एलोपैथी में करने लायक कुछ नहीं है, तो उसमें कोई बदनामी होने का संभव नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है उसमें कुछ होने वाला नहीं है। अगर अच्छा होता है तो आयुर्वेद और हमारे हिसाब से हुआ, नहीं हुआ तो बस उसका नसीब ही ऐसा था कि वो मरने वाला था इस प्रकार से। लेकिन जब कभी एलोपैथी में करने लायक कुछ है और वो छोड़कर लोग आयुर्वेद कर रहे हैं, सोच समझ कर कर रहे हैं, तो भी ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि उसके उसका ब्लेम आयुर्वेद पे आता रहता है। सब कुछ समझते हुए भी ये बात होती रहती है। तो इसके बारे में जानकारी होना ये बहुत जरूरी इस प्रकार की बात है। और खास करके जो तत्वनिष्ठ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है, उनके लिए ये सदमा हो सकता है। अब जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं कि आपके ऊपर कोई चिकित्सा देने वाला नहीं रहा, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं किससे चिकित्सा लूं, मुझे छात्रों तक ही जाना पड़ेगा, मुझे छात्र से ही चिकित्सा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मेरे ऊपर सीनियर वैद्य ऐसे कोई है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा सरदेशमुख सर की बात हो सकती है। लेकिन कोई बुजुर्ग वैद्य है ही नहीं, मुझे अगर कुछ तकलीफ होती है और मुझे किसी की चिकित्सा करनी पड़ती है। और यही स्थिति बापू नानल की रही, यही स्थिति विलास नानल जी की रही, यही स्थिति रघुवीर भेड़े की भी होगी इस प्रकार से। सभी को ताता जलोटकर की भी यही स्थिति रही थी, भाग्यवाडेकर शास्त्री की भी वही स्थिति हुई थी जब उनकी अंतिम अवस्था इस प्रकार की आई। और फिर लोगों ने उनको ढकेल दिया है एलोपैथी करने के लिए।
ये इनके लिए सदमा होता है, बड़ा सदमा होता है। हम पूरी जीवन भर में आयुर्वेद कम करते आए हैं, लोगों को आयुर्वेद देते आए हैं, और खुद के लिए एलोपैथी करें। ये बड़ा दुखदायक इस प्रकार का होता है। और वो करे तो भी तकलीफ है, न करे तो भी तकलीफ है। अगर मान लो कि किसी की हैसियत से हमने ले ली कुछ एलोपैथी की दवाई, तो लोग बताते हैं, क्या करते हैं इतना, लोगों को आयुर्वेद सिखाते हैं, देते रहते हैं, और खुद एलोपैथी ले लेते हैं। तो ये भी गलत है। और उसमें अगर डेथ हो जाती है तो भी कोसते रहते हैं, क्या करते रहे, पता नहीं था क्या क्या एलोपैथी में इसके बारे में कुछ हो सकता था, इस प्रकार से। तो जब हम उस अवस्था को पहुंचेंगे तो इसका गांभीर्य ध्यान में आए। और मुझे भी इस बात का दुख है कि बापू नानक से लेकर सभी लोगों को एलोपैथी लेनी पड़ी। ये सही नहीं है, गलत है। उसमें साध्या साध्य का विवेक होना जरूरी है। और अगर असाध्य है और कुछ हुआ नहीं आगे, तो एक अलग चीज है। इस प्रकार सभी का मूल प्रज्ञापराध है, और प्रज्ञापराध कैसे टाले, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। मुझे बापूदानंद सर जी के दिनचर्या के बारे में पता था। 7 बजे प्रैक्टिस शुरू करते थे, और 2-3 बजे तक 4-5 मरीज देखते नहीं। हर मरीज के लिए 1.5-2 घंटा दे देते थे इस प्रकार से। और पेशाब के लिए भी नहीं उठते थे। एक ही जगह पे बैठे रहते थे इस प्रकार से। और फिर खाना खाना, और शाम का खाना 6 बजे के पहले खाना है, सूर्यास्त से पहले खाना है, इस प्रकार से। तो 2-3 बजे खाना और 6 बजे खाना, और बाकी कुछ नहीं लेना, इस प्रकार से। और आनुवंशिकता बड़ी थी, प्रमेह की और अम्लपित्त की, इस प्रकार। तो जब जब मुझे मौका मिला, मैंने अपने में सुधार लाने की कोशिश की कि ठीक है, शाम का खाना जल्दी हो जाए, या फिर 2 ही दफा खाना खाए, इस प्रकार से कम कर दे, प्रैक्टिस कम कर दे, इस प्रकार से। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, अगर बहुत ही एडवांस केसेस है, और ये स्ट्रेस बना रहता है इस प्रकार से, तो उसको कैसे टालेंगे? प्रैक्टिस कम करना यही है। दूसरा कोई चारा नहीं है उसके बारे में। व्यायाम करते रहना, योगाभ्यास करते रहना, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें है। लेकिन फिर भी जब इस प्रकार की कोई नौबत आ जाती है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो कैसे करें, ये बड़ी समस्या है। और जिस अवस्था से मैं गुजर रहा हूँ, उसी अवस्थाओं से तुम्हें भी गुजरना है, ये ध्यान में रखो। लेकिन उसमें भी डेडिकेटेड वैद्य निर्माण होना, ये बहुत आवश्यक है। हम खुद एलोपैथी नहीं इस्तेमाल करेंगे, वही उसका प्रयोग करेंगे, ये सभी को ध्यान देना है। हमें एलोपैथी लेनी पड़े, या हमें एलोपैथी के चिकित्सक के पास मरीज को जाने के लिए कहना पड़े, ये पॉसिबल है। और उसमें हमें कोई संदेह नहीं होना है कि हम रुग्ण के हित में काम कर रहे हैं। दुर्दैव से एलोपैथी वाले डॉक्टर इस प्रकार से सोचते नहीं, ये सबसे आम चीज है कि हित किसमें है उस रुग्ण का। अगर संधिवात का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, या कुष्ठ रोग, त्वचा रोग का पेशेंट है, उनको मालूम है कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो वही सिलसिला चलाते रहते हैं जब तक रुग्ण को किसी वैद्य के बारे में, होम्योपैथ के बारे में पता चले, और वो खुद जाकर उनसे ट्रीटमेंट करे इस प्रकार से। तब तक एलोपैथी वाला नहीं कहता कि नहीं नहीं, मैं स्टेरॉइड्स का प्रयोग कर रहा हूँ, ये बराबर नहीं है, आप किसी दूसरे शास्त्र की सलाह ले लें। ऐसा एलोपैथी वाले कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो अपना कर्तव्य करते रहेंगे। हाँ, उनको उसी में संतुष्टता, इस प्रकार। एकम शास्त्र मधीयानो न विद्या शास्त्र निश्चय तस्मात् बहुश्रुता शास्त्र विजानीयात् चिकित्सका, इसके बारे में जो मैंने सिलसिला बताया था, कि ये सिर्फ जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों कि हम भी दूसरे शास्त्र सीखे। दूसरे शास्त्रज्ञों को उसके बारे में जिम्मेदारी नहीं है क्या? एलोपैथी वाले आदमी को आयुर्वेद सीखना जरूरी नहीं है क्या? होम्योपैथी सीखना जरूरी नहीं है?
लेकिन लोग मानते नहीं है, लोग मानते हैं कि नहीं नहीं, आयुर्वेद वालों को ही उनके शास्त्र में कमी है, इसलिए उनको एलोपैथी सीखने की जरूरत है। एलोपैथी में कमी नहीं है तो उनको बाकी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार। तो ये पूरी गलत फहमी है और इसीलिए ये शुरू हुआ है ज्वरग्न इस प्रकार से। एक तरह से ज्वरग्न है और सभी एंटीबायोटिक्स एक तरह सात्मक है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एंटीबायोटिक्स का हम एलोपैथी के दृष्टि से प्रयोग करें और उनका समर्थन आयुर्वेद की दृष्टि से करें, ये तो बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं एलोपैथी दे रहा हूँ और मुझे लगता है कि इसमें एलोपैथी कारीगर है तो मुझे ये देना है, ठीक है, कोई कौन रोकता है आपको? इतने सारे बीएमएस प्रैक्टिशनर एलोपैथी कर रहे हैं, उनको कौन रोकता है इस प्रकार से? हाँ, ते सांगितले की मागे म्हणजे त्यांनी किमान तत्वाचा विचार केलेला आहे, म्हणजे ते उपयोग नाही म्हणणार, पण उपयोग तो मैं समझता हूँ ये एक अहम मुद्दा है और उसको भली भांति ध्यान में रखना है। हम इस अवस्था को पहुंचने वाले हैं, ये भी बात ध्यान में रखनी है और जब आपके ऊपर कोई बुजुर्ग नहीं होगा जो आपको ट्रीटमेंट दे सके, और फिर आपकी स्थिति क्या होगी उस समय में, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जब हम इस प्रकार से कोसते हैं, वैद्यों को कोसते हैं कि क्या है, अंतिम अवस्था में एलोपैथी में चले जाते हैं या दूसरा कोई चारा नहीं होता तो एलोपैथी की सहायता ले लेते हैं, ये बोलने से पहले खुद का विचार करें, आगे मेरा क्या होगा इसके बारे में सोचें। तो इस प्रकार की बातें नहीं होगी और इस प्रकार की बदनामी जो वैद्यों की इस प्रकार से होती है वो नहीं हो इस प्रकार से। तो मुझे भी इस बात का दुख है कि नानल से लेकर बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से करना पड़ा और ये ठीक नहीं है। उतने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स की संख्या अगर होती तो शायद ये कुछ बात बनती, वो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेते, फिर भी जितनी सफलता पानी है उतनी हो जाती इस प्रकार से। वैसे डायलिसिस शुरू करना ये तो ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो मैकेनिकल वे है। और जब विलासानंद जी की ट्रीटमेंट डायलिसिस की शुरू हुई तो पता चला था कि ये 1.5 वर्ष से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। बापू नानल के बारे में भी वैसा ही हुआ और वैसा हुआ, वो एलोपैथी का मत था तो उसके ज्यादा आयु नहीं है डायलिसिस शुरू करने के बावजूद भी। तो इसके बारे में हमें संदेह नहीं होना है कि इस प्रकार का करना ये नौबत है। और फिर उस समय में नुकसान किस में है, फायदा किस में है, ये सभी बातें जानकर सर्वांगीण दृष्टिकोण से चिकित्सा लेना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, ये थोड़ा सा अलग इस प्रकार का बहस हो गया। दीपनः पाचनः, तो एक तरह से दीपन और पाचन ये है। और पाचनम दीपनम त्रुटि व्यायामातपमारुताः, ये शमन चिकित्सा बताई गई है। और वैसे औषधि और पाचन और दीपन यही है, बाकी विहारात्मक चिकित्सा। क्षुत्रुट व्यायाम आतप मारुत ये क्षुत्रुट तो रुग्ण को खुद ही करनी है कि क्षुधा निग्रह करना है, तृष्णा निग्रह करना है, व्यायाम खुद को करना है। आतप सेवन और मारुत सेवन, गणेश महाराज ने एक मुद्दा उठाया था कि इसके बारे में हम सोचते नहीं है कि किस मरीज को आतप सेवन करवाना है आयुर्वेद की दृष्टि से, किस मरीज को वायु सेवन करवाना है आयुर्वेद की दृष्टि से। अब ये विटामिन D3 की बात चली है और सूर्य प्रकाश में विटामिन D3 है तो इसके लिए आतप सेवन जरूरी है, लेकिन ये इंटीग्रेटेड विचार हो गया। ये सूत्र तो बहुत पहले लिखा गया है, बहुत हजारों बरस पहले लिखा गया है। तो उनके दृष्टि से आतप सेवन ये चिकित्सा कब होती है, इसके ग्रंथों में इसके बारे में कोई ज्यादा निर्देश ही नहीं है, एक सूत्र है इसका। बाकी श्वित्र में वो लेप लगा के आतप में बैठना है, लेकिन एक खास चिकित्सा है, उसमें विस्फोटक उत्पन्न हो जाए और फिर नई स्किन जो आए वो श्वित्र विरहित हो, इस प्रकार की वो खास चिकित्सा। केवल आतप सेवन करना जरूरी है और उससे फायदा होने वाला है, ऐसे कौन से मरीज होते हैं? हमारे दृष्टि से आतप सेवन कब करवाना है, हमारे दृष्टि से वायु सेवन कब करवाना है और क्या,
इस वायु सेवन में प्राणायाम अपेक्षित है, तो शायद हम उसमें योग जोड़ सकते हैं कि अगर हम समझते हैं कि वायु सेवन इसमें आवश्यक है, तो स्वतःसाठी स्वतःची चिकित्सा घेणे यामध्ये काही वेगळा निर्देश आहे का? कारण मोठे वैद्य सुद्धा स्वतःसाठी अन्य वैद्याची किंवा विद्यार्थ्याची चिकित्सा घेतात. हम जज नहीं कर पाते हैं. जब हम एक थर्ड पार्टी हो जाते हैं, हम जब मरीजों को देखते हैं और उनके लिए हमारे दिमाग से सोचते हैं, तो ये थर्ड पार्टी डिसीजन होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है. जब हम खुद के बारे में इस प्रकार से सोचते हैं, तो भली भांति सोच नहीं पाते हैं, तो बेटर ऑप्शन है कि वैद्यों की चिकित्सा है. और उसमें दिक्कत या नौबत ये हो जाती है कि अगर आपके विद्यार्थियों से आपको चिकित्सा लेनी है, तो उसमें मुझे पूरी तरीके से विश्वास रख करके भी चिकित्सा लेनी है. मुझे ये संदेह नहीं होना है ये क्यों बताया उसने, ये क्यों किया, इस प्रकार की दवा क्यों दे दी. एक तो दवा क्या दी है उसके बारे में हम दखलंदाजी नहीं. जो दवा दी गई है उसको सेवन करें, जो परहेज बताया है उसका सेवन करें, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखे इस प्रकार से. लेकिन खुद की चिकित्सा खुद करना ये पॉसिबल नहीं होता है, और फिर उसमें गलतियां होने की संभावना रहती है. इसलिए दूसरे से चिकित्सा लेना ही अच्छा है. और आपके गुरु है, आपके गुरु से चिकित्सा ले लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी विश्वास होता है, आदर होता है, और आप ले सकते हैं. जब छात्र से चिकित्सा लेनी पड़ती है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, और शायद पूरा विश्वास नहीं रहता वगैरह वगैरह, इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, और फिर उसका जो फल अपेक्षित है वो नहीं मिलता है. तो किसको दोष देंगे इसके बारे में. और फिलहाल एलोपैथी है, इसलिए ये विचार आते हैं. अगर एलोपैथी होती ही नहीं, 50 बरस पहले, 60 बरस पहले, जब एलोपैथी का इतना बोलबाला नहीं, ठीक है सर. तो कोई विकल्प ही नहीं था कि दूसरा क्या करना है. अभी हमारे सामने विकल्प है कि अरे हाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं वगैरह वगैरह. हाँ, तो फिर मति भ्रष्ट हो जाती है. मैंने इसलिए ये सब बातें बताई क्योंकि इस प्रकार से आयुर्वेद के वैद्यों की बदनामी होती रहती है, दोनों तरीके से लोग बोलते रहते हैं, ये बात ध्यान में रखें. और खुद इस प्रकार का काम बिल्कुल मत करें. एक तो अगर किसी वैद्य की ट्रीटमेंट चल रही है और उसमें असफलता हुई है, तो वैद्य को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन वस्तु स्थिति को समझ पाना बहुत कठिन. तो वस्तु स्थिति क्या है ये समझे, और वैद्य को या शास्त्र को दोष देने के पहले विचार करें कि क्या सच्ची उसमें उसका दोष है या नहीं है, इस प्रकार से. और वैसे जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, एडवांस केसेस होते हैं, तो उसके बारे में बताना काफी मुश्किल होता है. और केवल वैद्य की भूल से ही नुकसान होता है ऐसा नहीं, रोगी भी परहेज नहीं करते हैं वगैरह वगैरह, बाकी भी चीजें होती रहती है. तो ये बात ध्यान में रखे और इसके बारे में सजग रहे, ये कहने का मतलब. हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि वायु सेवन कब करना है, आतप सेवन कब करना है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा. और ये शमन चिकित्सा का एक अंग है. शायद निसर्गोपचार में इसके बारे में, आतप सेवन के बारे में तो है, वायु सेवन के बारे में मुझे है ये सब पता नहीं है. और वायु सेवन यानी कि घूमना भी नहीं, क्योंकि चंद्रमा एक अलग है. वो व्यायाम में आ जाएगा. तो वायु सेवन ही है, तो शायद हम प्राणायाम के बारे में, उसके बारे में सोच सकते हैं. और ये भी एक शमन करने वाली चिकित्सा है. जब से मैंने तवारिया आरंभ किया और लगातार करता रहा हूँ इस प्रकार से, तो ये एक अच्छी तरीके का वायु सेवन है.
और चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, मन को काबू में रखने के लिए तवारिया एक अच्छा मार्ग है। तो इस प्रकार से अगर हम करते रहेंगे तो शायद हम उसको समझे कि ये वायु सेवन भी एक चिकित्सा इस प्रकार की होती है। स्तन्य शोधना, तो ये स्तन्य शोधन है, खास करके स्तन्य दुष्टि, ये एक अहम चीज है। और ये आयुर्वेद की खासियत है। आयुर्वेद की खासियत है, इस प्रकार के स्तन्य दृष्टि का विचार एलोपैथी में है नहीं। और मेरा कहने का मतलब है, जो चीजें एलोपैथी में है नहीं उनको हमें बहुत ज्यादा पुरस्कृत करना चाहिए। कि इन्फेंट्स या जो बच्चे आते हैं हमारे पास चिकित्सा के लिए, जिनका स्तनपान चालू रहता है, उनके बारे में हर सूतिका का दुग्ध परीक्षण करे, स्तन्य परीक्षण करे, और उनको बता दे कि नहीं ये स्तन्य दुष्ट है, कफदुष्ट है, वातदुष्ट है, जो भी चीजें है वो। और फिर इसके लिए तुम्हें ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, माता को ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर केवल दूध ही पी रहा है बच्चा, तो शायद माता को ट्रीटमेंट देने से काम चलेगा। लेकिन उम्र थोड़ी ज्यादा है, 3-4 महीने वाला उससे ज्यादा है, तो बच्चे को भी चिकित्सा दे सकेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट समाज में स्प्रेड होना बहुत जरूरी है। कि आयुर्वेद की खासियत है, एलोपैथी में उसके बारे में कोई निर्देश है ही नहीं। और हमारे हिसाब में पेडियाट्रिक्स में इसका रोल अहम है। जो आयुर्वेद के पेडियाट्रिशियंस हैं उनको तो ये करना ही है, उनको कोई छुटकारा नहीं है उससे, कि हर सूतिका का स्तन्य परीक्षण करे और उसके बारे में बताए। क्या सर आतप सेवन, वायु सेवन, स्पेशली इन अन उन महाभूत से संबंधित विकारों में ज्यादा लाभ होता होगा, अपतर्पण या पाचन के हिसाब से हो सकता है? तो ये आतप सेवन साक्षात अग्नि को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है, अग्निमांद्य वगैरह पाचन के हिसाब से भी वो अच्छा होगा। ये सिर्फ सहने की बात है, और ये भ्राजक पित्त के जरिए काम करेगा, ये एक दूसरी इसमें स्थिति रहेगी। और खास करके जब शैत्य का माहौल हो, तो ये आतप सेवन एक अच्छा इस प्रकार का रहता है। मैंने एक किस्सा सुना था कनाडा में, कि -50 टेम्परेचर था, -50 से -20 हो गया और थोड़ी धूप निकली। तो इस प्रकार की अगर धूप निकलती है तो छुट्टी दे देते हैं। रियल संडे होता है, सनी डे, संडे इस प्रकार से। और उस 20 -20 टेम्परेचर में भी लोग बाहर घूमते हैं, क्योंकि आतप मिल रहा है। और वो एक अनूठा इस प्रकार का हमें होता है, जरूरी है इस प्रकार से। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस है, -50 से -20 भी हमारे लिए ठंड ही है। वो तो एक गर्मी है ही नहीं, उसमें आतप है तो भी उसमें कोई जोर नहीं है। फिर भी छुट्टी दे देते हैं और सभी लोगों को कहते हैं कि बाहर घूमो, आतप का सेवन करो, इस प्रकार से। तो ये एक आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। और वैसे भारत में दोनों मुबलक उपलब्ध है, आतप भी उपलब्ध है और ये भी उपलब्ध है। चाहे हिमालय में जाएंगे तो ये आतप की बात मुश्किल इस प्रकार की होगी, लेकिन घूमने जाएंगे तो भी वायु सेवन इस प्रकार का हो जाएगा। और प्राणायाम करेंगे, घर पे बैठे भी प्राणायाम करेंगे तो भी वायु सेवन इस प्रकार से हो जाएगा। तो वायु अगर नेता है दोषों का, तो उसको अगर हम काबू में रखेंगे तो पित्त का तो भी काबू में आ जाएंगे। प्राणायामे रेव सर्वे प्रशिष्यन्ति मना इति आचार्याणां तु तेषां चित्तन्यत् सम्मतम्। दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें खास। तो मैं समझता हूँ कि इसको जरा गंभीरता से सोचे, वायु सेवन, आतप सेवन इसके बारे में, और कम से कम प्राणायाम तो शुरू करें। आतप सेवन के बारे में थोड़ा सोचना है कि कब का आतप लेना है वगैरह इस प्रकार से। और वो सहने की थोड़ी बात इस प्रकार की रहेगी, वो इस प्रकार के सह सकते हैं।
लेकिन हाँ, दूसरे देशों में जब ये मुश्किल होता है, हम स्विट्जरलैंड में थे और एक स्विट्जरलैंड की लेडी मिली, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से हैं? हमने कहा पुणे से है। तो कुछ पता नहीं चला उसको। तो आई सेड फ्रॉम महाराष्ट्र नियर मुंबई। तो मुंबई सुनने के बाद वो एकदम प्रसन्न हुई। मुंबई, बॉम्बे। एंड वेरी गुड टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस। मुझे जोर से हंसी आई कि 35 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर उनके लिए एक, क्या बोलेंगे, सुख की अनुभूति देने वाला इस प्रकार का है, हैप्पीनेस क्रिएट करने वाला है। हमें उसकी कोई मातब्बरी नहीं है। 35 डिग्रीज को तो हम कहेंगे अरे बहुत धूप है, ज्यादा धूप है, इस प्रकार से। वो बोले हमारे यहाँ टेम्परेचर 12 से आगे जाता ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का अगर टेम्परेचर है, उसका अप्रूव उसके लिए है। इन ईशा फाउंडेशन दे डू दिस भूत सिद्धि शुद्धि बाय टेकिंग वायु स्नान और अग्नि के संपर्क में जाना। ज्यादा करके योग में इसका कुछ उल्लेख होगा क्या सर? मालूम नहीं। लेकिन ये अनएक्सप्लोर्ड है थोड़ा सा। और नैसर्गिक चिकित्सा में इसके बारे में होगा, जरूर होगा। वो एलोपैथी की दृष्टि से किया होगा, लेकिन फिर भी इंटीग्रेटेड विचार में कुछ उसके बारे में सोच सकते हैं। संबात, ये तो प्रचलन में है का। वाई सेवन के बारे में मुझे भी पता नहीं है इस प्रकार से। लेकिन बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और कोस्टल एरिया में जाते हैं। गोवा खास कॉफी उसके लिए फेमस है। और ये दिसंबर से फरवरी तक रहते हैं, क्योंकि उस समय ये गर्मी कम रहती है इस प्रकार से, और उनके हिसाब से गर्मी है। वो शीत प्रदेश में रहने लगे और उनके लिए गर्मी है। और फिर सनबाथ लेटे रहते हैं सैंड के ऊपर, बस। बाकी कुछ नहीं, वालुका के ऊपर वो सन स्नान इस प्रकार से या सनबाथ इस प्रकार के लेते रहते। तो ये उनके लिए एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना है। तो पाचना, दीपना, स्तन्य शोधना, ये एक अहम चीज है और इसका प्रचार प्रसार लोगों में होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। लेखना, ये लेखन करने वाला है। ये आकाश और वायु महाभूतों से है, तो पृथ्वी जल का कोई संबंध नहीं है, बहुत कम मात्रा में रहेंगे। तो अपतर्पण होता रहेगा, लेखन इस प्रकार का रहेगा। व्हाट इज सोर्स ऑफ निसर्गोपचार? इज इट आर्ष और someone had designed it? एक्चुअली ये नया है। हाँ, हाँ, डिजाइंड है और एलोपैथी के बेस पे। ये कुछ लोगों में, एलोपैथी में से कुछ लोग बाहर निकले और एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी नहीं है, अनैसर्गिक है। तो नैसर्गिक होना है, ये उनका कहना था। और निसर्ग में जो खाना मिल रहा है वैसा ही खाना है, कच्चा खाना, ऐसा उनका कहना था। और फिर उसके जो तत्व लिए गए, आहार उसमें एक प्रधान है। और उस आहार के बारे में जो विचार है वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इसी प्रकार का विचार है उसमें। आयुर्वेद का, हाँ, निसर्ग उपचार इज फाउंड बाय विंसेंट प्रिंसनिट्स फ्रॉम जर्मनी। ओके। तो एलोपैथी के डॉक्टरों ने उसमें ध्यान दिया और ये अलग तरीका इस प्रकार का बनाया। अभी निसर्गोपचार का रेगुलर कोर्स है, निसर्गोपचार और योग इस प्रकार का है, BNYS। तो वहां पे उसके बारे में होगा। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से हम निसर्गोपचार अच्छा कर सकते हैं। ये एक अलग चीज रहेगी कि अगर मैं जब अष्टांग में था, तो ये स्वस्थ वृत्त के लिए हम गए थे, निसर्गोपचार, उरुई कांचन की निसर्गोपचार आश्रम। काफी पुराने जमाने की बात है, मेरे ख्याल में
85-86 की बात होगी। और डॉक्टर आर्य करके वहाँ पे मुख्य थे, और वो बीएमएस थे एक्चुअली, लेकिन निसर्गोपचार के केंद्र प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। तो कुछ मरीज थे, एस्थमा के कुछ थे, सोरियासिस के कुछ थे, ओबेसिटी के कुछ थे वगैरह। तो मैंने पूछा कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो बोले नहीं, हर के लिए एक प्रोटोकॉल रखा गया है कि सोरियासिस का पेशेंट तो इस तरीके से जाना है, ओबेसिटी का है तो इस तरीके से जाना है। तो मैंने पूछा कि क्या आप हिस्ट्री लेते हैं क्या? कि पहले वो क्या खा के पी के आया है, उनकी लाइफ स्टाइल किस प्रकार। तो बोले जरूरत नहीं होती, हमारा जो प्रोटोकॉल है उसको हम फॉलो करते हैं, ये समझ लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, वो समझ लेने की तो जरूरत है। तो बोले क्यों जरूरत है? तो मैंने कहा अगर दही ज्यादा खाया है तो उसका एंटीडोट के बारे में, आप सोरियासिस की बात कर रहे हैं, कुष्ठ रोग की बात कर रहे हैं, और वैसे वो बीएमएस थे, तो उनको तो मालूम था ये सब। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना है कि किस प्रकार का खाना पहले खाया है, और फिर उसके बारे में किस प्रकार से हेतु प्रत्यय की चिकित्सा करनी है। हेतु परित्याग, ये एक महत्वपूर्ण चिकित्सा रहेगी, और फिर उसके विपरीत कुछ करना, ये भी एक रहेगी। और फिर उनके प्रिंसिपल्स के अनुसार लंदन कितनी देर तक देना है, ये बाकी मड बात, सन बात वगैरह वगैरह जो है वो कैसे करना है, क्या करना है, उनका एक अलग सोच उसके बारे में। तो अगर इस प्रकार से निसर्गोपचार करते हैं तो हम निसर्गोपचार ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। हम सिर्फ कृतान्न वर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल नेचुरली जो मिल रहा है वही खाना है, हमारे हिसाब में नहीं है। तो पेया विलेति से लेकर गोदन वगैरह बहुत सारे चीजें हम बता सकते हैं लोगों को लेने की। तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की हो सकती है। और प्रोटीन पैड कार्बोहाइड्रेट के बजाय ये रस चिकित्सा जो है वो काफी महत्वपूर्ण इसमें है। तो उसके बारे में अगर हम सोचेंगे, लंघन के बारे में हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा कि लंघन किस हद तक कैसे करना है। सिर्फ लंघन करना है, पाचन भी हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे व्यंजन है, और ये सब वर्ग है हमारे व्यंजन का एक प्रकार। शुंठी मरीच से लेकर बहुत सारी चीजें हैं, तो पाचन हम भली भांति कर सकते हैं, पित्त रसात्मक द्रव्यों का पाचन के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो हाँ, केवल वनस्पतियों के आधार पर या आहार के आधार पर हम अच्छी चिकित्सा कर पा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम चिकित्सा नहीं दे सकते। तो मेडिसिन नहीं देना है, आहार का ही इस्तेमाल करना है, ये भी हमारे लिए पॉसिबल है। दे बिलीव इन ट्रीटमेंट विदाउट एनी मेडिसिन, दे अपोज ट्रीटमेंट थ्रू इंटरनल मेडिसिन ऑफ एनी पैथी। पंचमहाभूत कल्पना त्यांना कशी सुचली असावी, भारतीय शास्त्राचा आधार घेऊन डिझाईन केला गेला असावा। मालूम नहीं है, जो निसर्गोपचार करने वाले लोग हैं उनसे कुछ अगर इसके बारे में चर्चा होती है तो शायद इसके बारे में बात हो सकती है। लेकिन मेरा कहना है कि निसर्गोपचार अगर हम निसर्गोपचार, आयुर्वेदिक निसर्गोपचार इस प्रकार की ब्रांच शुरू करेंगे तो भी पॉसिबल है। अब ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि निसर्गोपचार आसन हर शहर में, और उनके पास काफी जगह होती है, उतने मरीज नहीं रहते। अभी अभी स्थिति थोड़ी बदल रही है, नहीं तो बहुत ज्यादा जगह और बहुत कम मरीज, ऐसी स्थिति रहती है। तो उसमें आयुर्वेद सेंटर अगर शुरू हो सकता है तो शहरों में हमारे लिए आसानी से जगह प्राप्त हो सकती है। और आयुर्वेद की दृष्टि से निसर्गोपचार ये भी शुरू हो सकता है, अगर निसर्गोपचार के मूल तत्वों को
वैसे ही रखना है, उसमें कोई दखल-अंदाजी नहीं देनी है, दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हम भी इस प्रकार से कर सकेंगे और अपने तरीके से निसर्गोपचार में परिवर्तन ला सकेंगे। जैसे कि मैं योग के बारे में बता रहा हूँ कि योग आयुर्वेद या आयुर्योग, जो बात मैं अभी कह रहा हूँ, ये अलग माहौल है। आयुर्वेद के वैद्यों ने कभी योग की प्रैक्टिस नहीं की। एलोपैथी के लोगों ने योग की प्रैक्टिस की, उसको भली भांति आत्मसात किया और अपने शास्त्र के हिसाब से उसका प्रचार प्रसार किया। और फिर इसीलिए योग पूरे विश्व भर में फैल गया। इसी प्रकार अगर हम आयुर्योग को फैलाएंगे तो भी पॉसिबल है। अब जब मैं पातंजलि योग सूत्र पढ़ रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी। इनका कहना था मांडुक्य उपनिषद भी पढ़ो और ये तैत्तिरीय उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद, इसका भी अध्ययन करना जरूरी है। और हठ योग प्रतिपिका और घेरंड संहिता, इनका भी पढ़ना जरूरी। तो पहले शायद घेरंड संहिता ले लेंगे और फिर बाद में हठ योग प्रतिपिका ले लेंगे। लेकिन मालूम नहीं पातंजलि योग सूत्र में कितने दिन लग जाएंगे। जिस तरीके से अभी समय जा रहा है उसमें समझने में, तो ये काफी मुश्किल वाली बात है समझना और प्रैक्टिस में लाना उसको। तो आयुर्योग एक अहम चीज रही सभी लोगों के लिए, खास करके मानस विकारों के बारे में। हाँ, योग की अगर उसमें जोड़ मिल जाए तो हम काफी तरक्की कर सकते हैं और काफी तरीके के मरीजों से डील कर सकते हैं। वैसे ही जो लोग निसर्गोपचार लेना चाहते हैं उनके लिए आयुर्वेदिक निसर्गोपचार कर सकते हैं और ये भी एक अच्छी चीज होगी। लंघन बृहणी या अध्यायात दशविध लंघनांगा पिपासा निग्रह आत्मपसेवन आयुष्याने अगोदर सांगितले आहे, त्याने आत्मतर्पण लंघन कसे हो। ये आखिर में ये महाभूत जो है, वायु महाभूत वायु सेवन में और आत्मपसेवन में तेज महाभूत इनका है, तो उनके जरिए आत्मतर्पण होना ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हम खाने में उसका इस्तेमाल करें या फिर बाह्य रूप से उसका इस्तेमाल करें, ये एक अलग चीज रहेगी। जैसे ये चंद्रपुटी प्रवाल होता है वैसे सूर्यपुटी प्रवाल भी है, ये इनडायरेक्ट यूज है सूर्य का। आतप में जिसको सुखाया गया है उन द्रव्यों का प्रयोग करना, ये भी आतप सेवन जैसा होगा, इनडायरेक्टली यूज करके है इस प्रकार से। उसी प्रकार वायु के द्वारा जो सुखाया गया है वो भी वायु सेवन उससे द्वारा हो सकता है, ऐसा अगर हम सोच सकते हैं इसके बारे में। तो लघियान चार परपट, चार परपट जो है, पापड़ जो है वो भी इस प्रकार से आतप और वायु इसके द्वारा हो रहा है। वो लघियान वो सबसे लघु इस प्रकार का बताया गया है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों के बारे में सोचे, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। बीएनएस डिग्री होल्डर स्वतःला डॉक्टर म्हणून शकत नाही, ते रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर असा स्वतःला संबोधू शकत नाही। नो 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 वो मेडिकल डॉक्टर है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में। एक अजीब चीज है, अमेरिका में जिनके पास नेचुरोपैथी का लाइसेंस है, दे कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशंस, कि अगर आपको किसी मरीज को बताना है कि ये इन्वेस्टिगेशन करना है, लिपिड प्रोफाइल करना है वगैरह, तो वो बता सकते हैं, लेकिन बीएमएस ग्रेजुएट नहीं बता सकते। उसके लिए एलोपैथी के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो क्योंकि ये डॉक्टर कहलाए जाते हैं, इनके रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है। हमारा प्रयास ये रहा है कि आयुर्वेद को रजिस्ट्रेशन मिले विदेशों में, वो अभी तक हुआ नहीं है वास्तव में इस प्रकार से। आखाती देशों में कुछ हद तक इस प्रकार का है उनकी परीक्षा देने के बाद। लेकिन अभी अस्मिता वेले हंगेरी में थी, उसने क्या किया है मालूम नहीं, वहां पे 3 बरस तक वहां पे वो थी। उसके पहले बघेल सर थे,
और आयुर्वेद चेयर वहां पे निर्माण की गई है। लेकिन इस प्रकार के प्रयासों से विदेशों में आयुर्वेद का रजिस्ट्रेशन मिले, इसके लिए मीन्स नेचुरोपैथी ना सर, या वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर कहलाए जाएंगे, निसर्गोपचार के डॉक्टर है लेकिन नेचुरोपैथी। नैसर्गिक वायु और फैन आदि में क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम हाथ से वारा हवा ले रहे हैं तो ठीक है, वो सच्चा वायु सेवन इस प्रकार का होगा। लेकिन फैन जो सभी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हमने कभी वायु सेवन की दृष्टि से देखा नहीं। चांगली हवा जगामध्ये नसते. पूर्वीच्या काळी झालं असेल का म्हणजे वायुसेवन असं म्हणजे आता आपण म्हणतो की खेड्याशी म्हणजे कोकणामध्ये कसं कल्पना वाटतं, तसंच पूर्वी झालं असेल म्हणून हे वायुसेवन आलं असेल. शक्यता है, अगर जो लोग घर में ही बैठे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बाहर नहीं जा रहे हैं, उनके लिए आतप सेवन और वायु सेवन एक अहम चीज इस प्रकार के नहीं, इतना अलाउड नहीं है भारत। डॉक्टर कहना मुझे नहीं लगता, एक बार फिर से पूछ लो। सध्या खूप हाय डिग्री टेम्परेचर मध्ये ड्रायर मध्ये मसाले तयार केले जातात, त्याचा कसा विचार केला जावा? ये तो और अलग चीज हो जाएगी। उसका मकसद क्या है, उस उद्देश्य क्या है, ये सोच लेना चाहिए थोड़ा सा। और ये टिकाऊ बने, ज्यादा दिन टिके, इसलिए अगर वो कर रहे हैं तो एक अलग चीज रहेगी। लेकिन ये BNYS का जो कोर्स है, गवर्नमेंट का ही कोर्स है, 4.5 बरस का है और 1 वर्ष की इंटर्नशिप है, जैसे बाकी कोर्स है उसी प्रकार से वो कोर्स है। तो मुझे लगता है कि उसमें रजिस्ट्रेशन मिलता होगा, नेचुरोपैथ करके रजिस्ट्रेशन मिलता होगा। और वो अपने को नेचुरोपैथी डॉक्टर कहला सकते हैं एक बार कुछ, लेकिन विदेशों में तो है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फैन ने नैसर्गिक वायूच फक्त जोरात ढकलला जातो। लेकिन जो स्पीड है फैन का, वो के मानुष के स्पीड से बहुत ज्यादा है। पुराने जमाने में भी इस प्रकार का वायु संचलन हाथों से होता था, राजा राजवाड़े के लिए, और वो सुसंगत था। अभी ये फैन हो, मिक्सर हो, ये सब मानवी जो जोर है, वेग है, उससे कई ज्यादा इस प्रकार का है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये इस प्रकार से करना उचित है या नहीं है, इस प्रकार से। तो क्लेद मेदो वसा मज्ज लसिका पूय स्वेद मूत्र पुरुष पित्त श्लेष्मोपशमन शोषण, इन सभी का उपशोषण करने वाला इस प्रकार का है। क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसिका, तो सभी भाव जो है पित्त रस शुरू से लेकर अंतिम धातु तक, पूय स्वेद मूत्र पुरुष, इनका भी शोषण करने वाला पित्त श्लेष्म उपशोषण, और पित्त और कफ का भी शोषण करने वाला इस प्रकार का। तो एक अहम चीज है। सध्या 2 मंथ्स पोस्ट कोर्स से निसर्गोपचार डॉक्टर्स खूब आए, नहीं वो नहीं है, वो छोड़ दो। और इसमें दिक्कत वाली बात क्या होती है कि रजिस्ट्रेशन मिलते हैं तो एलोपैथी प्रैक्टिस करने लगती है, ये दिक्कत वाली बात। ये नहीं करना है उन्हें, एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं करना है, और इस प्रकार का पोस्टल कोर्स का कोई मतलब नहीं है। Yoga naturopathy graduates protest against GR, demand doctor prefix added to their names. The state government's recent resolution that yoga and naturopathy graduates cannot be registered as medical practitioners and cannot use prefix doctor with their names has disappointed the Indian Naturopathy and Yoga Graduates Medical Association from Internet Indian Express. Okay. लेकिन विदेशों में तो ये है, भारत में क्यों है इस प्रकार का मुझे मालूम नहीं है। और वो अगर निसर्गोपचार की प्रैक्टिस करते हैं तो कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे भी टफ है वो, निसर्गोपचार से करते रहना ये टफ है। और दूसरी चीज ऐसी है कि एक्यूट केसेस नहीं हैंडल कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्रॉनिक केसेस को ही हैंडल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है,
समाज में बहुत सारे तरीके के लोग हैं। तो ये अभी मैंने वो देशपांडे करके यहाँ पे बुजुर्ग है निसर्गोपचार वाले, और उन्होंने कैंसर के जो केसेस ट्रीट किए थे, उनका एक मेलावा रखा था, उसमें मेरा भी एक व्याख्यान हुआ पुणे में ही हुआ था। उसमें ये पता चला कि उनके जो रिजल्ट्स है वो नेचुरोपैथी से नहीं, वो अपने ओजोन थेरेपी से है। उन सभी मरीजों को उन्होंने ओजोन थेरेपी दे के रखी थी, और ओजोन थेरेपी से अच्छे रिजल्ट्स आए। अब ओजोन थेरेपी ये निसर्गोपचार का अंश है या नहीं है ये मालूम नहीं, क्योंकि वैसे तो नेचुरल नहीं है वो। तो ते आयुर्वेद करतोय म्हणून पेशंटला सांगतात, ये भी गलत है। अभी ये पंचगव्य सिद्ध जो है 2 बरस का कोर्स है, और गव्य सिद्ध प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ पंचगव्य वगैरह के बारे में प्रैक्टिस करनी है। वो भी वो छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं। तो ये गलत है। अगर आप गव्य सिद्ध चिकित्सक है तो सिर्फ गव्य सिद्ध ही प्रैक्टिस करें, लेकिन इनमें होता नहीं है, ऐसा है। वैसे मैं इंदौर में गया था, वहाँ एक हमारा एक इसी प्रकार का अल्टरनेटिव वाला सभी तरीके की अल्टरनेटिव प्रैक्टिस करता था। ये चुंबक चिकित्सा से लेकर सुजो काय सुजोक सुजोक थेरेपी वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ सभी तरीके करता था। काफी मरीज रहते थे उसके पास, और जब मैं गया था उसका क्लिनिक चल रहा था, एक भी दवा इस्तेमाल नहीं कर रहा था, और काफी मरीज थे, संधिवात से लेकर बहुत सारे मरीज थे, और रिजल्ट भी अच्छे थे। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, अगर इस प्रकार से आप विदाउट मेडिसिन काम कर रहे हैं तो अच्छा है, जो भी आप कर रहे हैं अच्छा है इस प्रकार से। लेकिन जब ये एलोपैथिक दवा देने शुरू करते हैं कि हाँ ठीक, दर्द कम नहीं हो रहा है तो ठीक है, ये एस्पिरिन ले लो अगर, इस प्रकार से तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। ओजोन थेरेपी में एग्जैक्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन करके वो दिया जाता है, वो वोलेटाइल है, टिकता नहीं है। तो इसकी एक मशीन आती है, तो ऑक्सीजन को, जो हवा में ऑक्सीजन है उसको ओजोन में O3 में कन्वर्ट करते हैं, और वो मरीज को दिया जाता है। नेजली दिया जाता है, रेक्टली दिया जाता है, ब्लड में मिक्स करके ब्लड दिया जाता है, इस प्रकार का है। और मैंने उसके अच्छे रिजल्ट्स खास करके जख्मों में देखे हैं, वुंड्स में देखे हैं। सम ऑफ देम आल्सो क्लेम दैट दे आल्सो डू पंचकर्म। तो ये गलत बात है। तो मैं समझता हूँ जो शास्त्र आपने सीखा है उसकी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसी पे अड़े रहो। हम आयुर्वेद सीख रहे हैं, आयुर्वेद में तो काफी है, पंचकर्म से लेकर पथ्यापथ्य से लेकर बहुत सारी दवाइयां हैं, और वनस्पति जो है, खनिज है, प्राणीज है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास बहुत सारी गतिविधियां उसके बारे में है। प्रमेह में सब, प्रमेह में के सभी दोष दूष्य है सर, तिक्त रस में लोग मेथी और तिक्ता जाजी सभी प्रकार के प्रमाणों, प्रमेहों में या एलोपैथी डीएम डायग्नोसिस में लेते हैं, वो राइट है क्या सर? नहीं बता सकते। हमारे हिसाब में संतर्पण और अपतर्पण ये दोनों चीजें हैं, और सभी में अपतर्पण ही करना है ऐसा नहीं है। और उदोम तथा दष्ट मलेपनीते महेश संतर्पण में वकारी, वे चिकित्सा बताइए कि एक बार आपने शोधन कर दिया तो संतर्पण ही करना है। तो संतर्पण में एव का निर्देश है वहां पे, तो अपतर्पण नहीं करना है आगे। तो ये बराबर नहीं है, तो ये सोच समझ कर करने की बात है। मेरी किताब है चालते बोलते शुगर फैक्ट्रीज, मराठी में है, पढ़ो तो उसके बारे में काफी जानकारी हो। ठीक है, आज रुकते हैं, और फिर कल आगे बढ़ेंगे। उद्या है ना? उद्याला है, कल होगा, परसों नहीं लेक्चर। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं
प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।